नमस्कार स्टूडेंट्स। इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम वी हैव डन। नाउ आयनिक इक्विलिब्रियम। ऐसे तो भी केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है जहां पे केमिकल चेंज हो। फिजिकल इक्विलिब्रियम जैसे वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है, फिजिकल चेंज है। और केमिकल चेंज का आपने किया PCl5, अमोनिया, हाइड्रोजन आयोडाइड वगैरह और बहुत सारे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए आपने किया। अब कोई सब्सटेंस आयन में डिसोसिएट हो जाता है, व्हेन ए केमिकल कम इक्विलिब्रियम विद इट्स आयन, देन इट इज नोन एज आयनिक इक्विलिब्रियम। ये जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसमें हमें करना है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में हमें करना है इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिड, बेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट। यानी कि बिफोर स्टडिंग एसिड एंड बेस, फर्स्ट वी शुड टेक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? सबसे पहले, इलेक्ट्रोलाइट आर द सब्सटेंस दैट डिसोशिएट इनटू आयन इन देयर मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। सब्सटेंस दैट डिसोशिएट इनटू आयंस। आयंस क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल, कैटायन और एनायन। चार्ज के बेस पे हम तीन तरह के पार्टिकल की बात करते हैं: न्यूट्रल पार्टिकल दैट हैव नो एनी चार्ज, कैटायन दैट हैव पॉजिटिव चार्ज, एंड एनायन दैट हैव नेगेटिव चार्ज। तो दैट डिसोशिएट इनटू आयंस इन देयर aqueous solution. The substance that dissociate into ion in their aqueous solution or in molten state. molten state का मतलब मेल्ट हो गया, पिघल गया। The substance that dissociate into ion, आयंस में डिसोशिएट हो रहा है, that dissociate into ions और in molten state। पहले बात देखिए, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, it is made by two part, one is cation and one is anion। cation which have positive charge and anion which have negative charge। कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है? पॉजिटिव चार्ज जब आता है जब कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करे, और नेगेटिव चार्ज कब आता है? नेगेटिव चार्ज जब आता है जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज और एनायन पे नेगेटिव चार्ज। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, टोटल चार्ज उस पर 0 होगा, यानी कि टोटल चार्ज ऑफ कैटायन शुड इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ एनायन। अब जैसे मान लिया NaCl है, आयनिक कंपाउंड होते हैं नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइट। NaCl एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट हैव 2 एल्यूमिनियम आयन एंड 3 सल्फेट आयन। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज 6, नेगेटिव चार्ज इज आल्सो 6। NaCl total positive charge is 1 unit, negative is 1 unit. BaCl2 total positive charge is 2 positive and negative also 2. तो कुल मिला के इन salt the total positive charge on cation should be equal to total positive and negative charge on anion। 9th क्लास में जब आपने फॉर्मूले बनाए थे आयनिक कंपाउंड के या कोई भी नॉर्मल कंपाउंड के बनाए थे, तो इसी बेस पे बनाए थे। आप क्या करते थे? ऊपर कैटायन लिखते थे और एनायन लिखते थे, फिर दोनों की वैलेंसी लिख देते थे और फिर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे। इसका मीनिंग यही था कि जितना कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज है उतना एनायन पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए।
तो ये तो बात हुई कि एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन शुड बी इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन एनायन। और अगर वो टोटल चार्ज बराबर नहीं हो रहे तो टोटल पे कोई ना कोई चार्ज आएगा, चार्ज आएगा तो फिर वो कंपाउंड नहीं हुआ, फिर वो खुद ही आयन हो गया। अब आप देखिए, जब NaCl सॉलिड है, NaCl सॉलिड है, आयंस तो है बट आयंस आर नॉट फ्री। सॉलिड की डेफिनेशन आपको पता है, एक डेफिनेट इंटरमोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो जब इसको हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो ये बन गया Na पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस, आयंस बिकम फ्री। और अगर सॉलिड NaCl को हमने हीट कर दिया तो भी आयंस क्या हो गए, फ्री, आयंस फ्री हो गए। एक्वस का मतलब तो ये होगा कि डिसॉल्व्ड इन वाटर हाइड्रेटेड फॉर्म में आ गया, लेकिन अभी एक्वस नहीं हुआ है, मोल्टन है, मोल्टन स्टेट में, यानी कि लिक्विड स्टेट में आ गया, मेल्ट हो गया। दोनों ही केस में आयंस बिकम फ्री। सो सब्सटेंस दैट डिसोशिएट इनटू आयंस, कब? आइदर इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस को तो हमने स्टैंडर्ड बना लिया कि आइदर इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और इन देयर मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट का मतलब मेल्ट कर दे हम उनको। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई आयंस बिकम फ्री, व्हाई इट डिसोशिएट इनटू आयंस। तो सिंपल सी बात है कि आपने कोलम्ब्स का पढ़ा हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, positive negative charge, and inversely proportional to the scale of distance, where k is the force constant whose value is 4 pi epsilon, that is depend on medium, permeability शायद आप बोलते हो, आप इसको मीडियम पे डिपेंड करता है। और ये जो वैल्यू है ये वाटर के लिए ज्यादा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी शायद इसको कहते हैं, ये नियरली 80 और 81 होती है वैल्यू वाटर के लिए। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो आयंस एयर मीडियम में प्रेजेंट है और वही दोनों आयंस अगर वाटर की प्रेजेंस में है, यानी कि वाटर है, तो ये जो अट्रैक्शन है बिटवीन अपोजिट चार्ज, चार्ज उतना ही है, उतनी डिस्टेंस है, लेकिन मीडियम की वजह से, मीडियम की परमेबिलिटी की वजह से अट्रैक्शन कम हो गई। वाटर में जितनी अट्रैक्शन एयर या वैक्यूम से स्टैंडर्डाइज करते हैं या एयर से करते हैं, फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन जितनी अट्रैक्शन वहां पे थी उससे वाटर में जो अट्रैक्शन है वो 81 टाइम्स कम हो गई। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे, फिजिक्स का टॉपिक है। तो यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे मान लिया आपका वजन 60 kg है अर्थ पे, तो मून पे जब आप जाते हो तो 6 गुना कम हो जाएगा, यानी कि आपका वजन 10 kg हो जाएगा। किस वजह से? ग्रेविटी की वजह से। ऐसी बात यहां हो रही है, जो साल्ट एयर में था, एयर मीडियम था, सॉलिड जब वो था, उसी को तो आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो उसके बीच में जो आयंस है उनकी अट्रैक्शन कम हो गई। जितनी आयंस की अट्रैक्शन पहले थी उससे लगभग 81 टाइम्स अट्रैक्शन कम हो गई। और जब वो 81 टाइम्स अट्रैक्शन कम हो गई तो आयंस बिकम फ्री। और मान लिया कोई सब्सटेंस ऐसी भी है जिनमें अट्रैक्शन इतनी ज्यादा है कि आप वाटर में डिसॉल्व कर देते हो, 81 टाइम्स अट्रैक्शन कम हो जाती है, तब भी वो आयंस फ्री नहीं होते, तब भी वो डिसोसिएट नहीं हो रहा, तब भी वो आयंस में फ्री नहीं हो रहा, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। हम तो बात इलेक्ट्रोलाइट की कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट आर द सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इनटू आयन। कब? इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट। एक्वस सॉल्यूशन में क्यों? क्योंकि आयंस के बीच में अट्रैक्शन कम हो गई, 81 टाइम्स कम हो गई। फिजिक्स का लाया, कूलम्ब्स लाया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अपोजिट चार्ज। मोल्टन में क्या हुआ? मोल्टन में आपने हीट कर दिया तो बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा तो आयनिक बॉन्ड टूट गया, आयनिक बॉन्ड टूट गया तो आयंस बिकम फ्री। और जब आयंस फ्री हो गए
तो इट्स कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोलाइट की एक बात आप दूसरी और भी कह सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट का जो एक्वस सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट देयर, एक बात और क्या कह सकते हो, देयर एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट, their aqueous solution or in molten state their aqueous solution or in molten state conduct electricity, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए, चार्ज कैरियर चाहिए। करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो हो रहा है तो करंट का फ्लो होगा। चार्ज को फ्लो का मतलब क्या है, चार्ज कैरियर चाहिए, चार्ज को ट्रांसपोर्ट करने वाले साधन चाहिए। चार्ज का कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन है, आयन है। इलेक्ट्रॉन भी चार्ज, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, कैटायन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, एनायन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर। व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर, बिकॉज दे हैव मोबाइल इलेक्ट्रॉन, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो सभी में होते हैं, लेकिन थोड़ा सा पोटेंशियल लगाने के बाद अगर वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे तो ट्रांसपोर्ट, चार्ज का ट्रांसपोर्ट होगा तो कंडक्टर होगा। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और मोल्टन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज गुड कंडक्टर ड्यू टू फ्री आयंस। एक तो होती है कंडक्टेंस ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टेंस ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, due to free electron, it is known as metallic conductance. और एक होती है कंडक्टेंस ड्यू टू फ्री आयंस, ये होती है आयनिक कंडक्टेंस। आयनिक कंडक्टेंस, इसको मेटालिक कंडक्टेंस भी कहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। इसको आयनिक कंडक्टेंस भी कहते हैं और आयनिक कंडक्टेंस भी कहते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। मेटालिक कंडक्टेंस यानी कि मेटल्स की कंडक्टेंस किस वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। तो मेटालिक कंडक्टेंस इज सेड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। आयनिक कंडक्टेंस यानी कि आयंस की वजह से होती है, किसमें होती है, इलेक्ट्रोलाइट में होती है। तो चाहे आप कहो आयनिक कंडक्टेंस, चाहे कहो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, एक ही बात है। चाहे कहो मेटालिक कंडक्टेंस, चाहे कहो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। यानी कि कंडक्टेंस शो करने के लिए चार्ज कैरियर होने चाहिए। तो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सॉल्यूशन गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का तभी होगा जब उसमें या तो फ्री आयन हो या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। इलेक्ट्रॉन तो सभी में है, फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आयंस तो सॉलिड स्टेट में भी होते हैं किसी सब्सटेंस में, सॉलिड में भी आयन तो है, बट दीज आयंस आर नॉट फ्री। आयंस तो है लेकिन आयन फ्री नहीं है। तो मेटल्स की कंडक्टेंस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस बोलते हैं, वो ज्यादा होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंडक्टेंस होती है वो आयंस की वजह से होती है, और आयंस थोड़ा बड़ा होता है साइज में तो उसकी मोबिलिटी कम होती है। मोबिलिटी ऑफ आयन होती है, मोबिलिटी, ये बोलते हैं स्पीड ऑफ आयन। मोबिलिटी थोड़ा अलग लेते हैं हम केमिस्ट्री में। मोबिलिटी होती है स्पीड अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो वो अलग से टॉपिक है। हम जो बात यहाँ पे कर रहे हैं वो मेटल इलेक्ट्रोलाइट्स की कर रहे हैं। अच्छा, एक और भी डिफरेंस है दोनों में। मेटल की कंडक्टेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है और इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस आयंस की वजह से होती है। मेटेलिक कंडक्टेंस में केमिकल चेंज नहीं आता। जब आप कॉपर में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो कॉपर ही रहेगा, गोल्ड नहीं बनेगा। कभी गोल्ड बनाने के चक्कर में इलेक्ट्रिसिटी पास करो। सिल्वर में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो सिल्वर ही रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो सोडियम का रिडक्शन होके आयन का रिडक्शन होके सोडियम बन जाएगा और इसका ऑक्सीडेशन होके क्लोरीन बन जाएगा।
अगर NaCl के मोल्टन स्टेट में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो सोडियम कैथोड पे आ जाएगा, क्लोरीन एनोड पे आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट हुई, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट होने से केमिकल चेंज आ गया, सोडियम कैथोड पे बन जाएगा, क्लोरीन एनोड पे बन जाएगी। लेकिन मेटल्स में ऐसा नहीं होगा, गोल्ड है तो गोल्ड ही रहेगा, सिल्वर है तो सिल्वर ही रहेगा, कॉपर है तो कॉपर ही रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से चेंज नहीं होगा। ये जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से जो केमिकल में चेंज आ रहा है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलिसिस केमिकल चेंज ड्यू टू पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस डिसोशिएट होना, चेंज होना। केमिकल चेंज ड्यू टू पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से केमिकल में जो चेंज आ रहा है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। हमारा टॉपिक तो इलेक्ट्रोलाइट की बात है, तो इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन समझ में आगे होगी। These are the substances that conduct electricity in their aqueous solution or in molten state. क्यों करते हैं? Because in aqueous solution or their molten state ions become free. Ions free क्यों हो जाते हैं? वो बात हो गई। अब दूसरी बात आई नॉन इलेक्ट्रोलाइट की। एक तो इलेक्ट्रोलाइट आ गया, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट आर द सब्सटेंस दैट नॉट डिसोसिएट इनटू आयन। जो आयन में डिसोसिएट नहीं हो रहे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और जो आयन में डिसोसिएट हो गए वो इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट दैट नॉट डिसोसिएट इनटू आयन। अब बात आती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। भाई दो तरह केमिकल हो गए, एक इलेक्ट्रोलाइट और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। दैट नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस in their aqueous solution or in molten state. अपने aqueous solution और molten state में जो आयंस में डिसोसिएट नहीं हो रहे वो हो गए नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गए। अब बात आती है दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं दैट आर कंप्लीटली डिसोसिएट। जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो, और द स्पीसीज दैट आर नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट आर वीक, दैट आर पार्शियली डिसोसिएट। जो पार्शियली डिसोसिएट हो रहे हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो पार्शियल डिसोसिएट वो, अब देखिए एक टर्म है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। ये क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल दैट dissociate into ions. Number of particles that dissociate into ions divided by total number of particle. टोटल कितने थे, कितने में से कितने डिसोसिएट हो गए, दैट इज अल्फा।
और द वैल्यू ऑफ अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1। अल्फा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा की वैल्यू 0 to 1 होगी। इफ अल्फा इज नियरली 1 then it is strong, or if alpha is nearly 0 weak। मॉडरेट में अगर अल्फा 0 ही हो गया फिर तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही हो गया। भाई मैक्सिमम कितना हो सकता है? मान लिया आपका टोटल पार्टिकल 25 डिसोसिएट हो गए, पार्टिकल थे 200, तो 200 में से कितने डिसोसिएट हुए? 25। तो एक में से कितना होगा? तो अल्फा का मतलब हो गया आउट ऑफ 1, जैसे परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, ऐसे अल्फा का मतलब हो गया आउट ऑफ 1। टोटल कितने डिसोसिएट हुए? एक में से कितना डिसोसिएट हुआ? तो जितने डिसोसिएट हुए डिवाइडेड बाय टोटल। अब 200 में मैक्सिमम कितने डिसोसिएट हो सकते हैं? 200। तो अल्फा की वैल्यू नियरली कितनी हो सकती है? मैक्सिमम, नियरली मैक्सिमम 1। तो 1 अगर है तो वो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और अगर वो बहुत कम है तो वो फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अल्फा परसेंटेज डिसोसिएशन, ये तो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री का मतलब हो गया एक में से कितना। परसेंटेज डिसोसिएशन इज 100 अल्फा। मान लिया x डिसोसिएट हुए, टोटल y है, y में से कितने डिसोसिएट हुए? x। एक में से कितना डिसोसिएट हो रहा है? x अपॉन y। तो x अपॉन y तो क्या हो गया? अल्फा। नंबर ऑफ पार्टिकल दैट डिसोसिएट डिवाइडेड बाय टोटल पार्टिकल। और 100 में से कितना डिसोसिएट होगा? x अपॉन y मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आ गया परसेंटेज डिसोसिएशन। तो परसेंटेज का मतलब 100 मल्टीप्लाइड बाय। अगर किसी की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.4 है तो परसेंटेज डिसोसिएशन 40 है, 40। अगर कोई 95% डिसोसिएट हो रहा है तो उसका अल्फा कितना आएगा? 0.95। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल भी बहुत है वीक इलेक्ट्रोलाइट के, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, जो पार्शियली डिसोसिएट हो रहे हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं। और किन किन बातों पे डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो भी एक अलग फैक्टर है, वो हम आगे करेंगे। जरूरी नहीं है वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक ही रहे। अब अगली जो हमारी बात है, वैसे तो जितने भी ज्यादातर जो साल्ट है, मैक्सिमम साल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ साल्ट ही इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एसिड आगे करेंगे, बेस और साल्ट, तीनों ही इलेक्ट्रोलाइट है, तीनों ही इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन उसमें से जो साल्ट है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। साल्ट जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और एसिड और बेस में बी वीक और में बी स्ट्रॉन्ग। वो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकते हैं और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकते हैं। तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है और वो मतलब वीक के एग्जाम्पल भी मिलेंगे और स्ट्रॉन्ग के भी मिलेंगे। हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि भाई जैसे देखिए ज्यादातर जो साल्ट है NaCl, KCl, KBr, Ki आर ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कुछ साल्ट है, एक्सेप्शनल केस है कैडमियम ब्रोमाइड और एक मरकरी का है कैडमियम का ब्रोमाइड, डाइब्रोमो कैडमियम, मरकरी का क्लोराइड आर द साल्ट एक्सेप्शनल है। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट। सभी साल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। अभी हमने बात कर ली कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, उसके बाद में हमने बात कर ली कि ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो, पहली बात तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं।
that dissociate into ion in their aqueous solution or molten state. नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? दैट नॉट डिसोसिएट. अब बात आई कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो पार्शियली डिसोसिएट हो रहे हैं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहे हैं? जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं. अब साल्ट क्या है, एसिड क्या है, बेस क्या है, वो तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ही. साल्ट में भी कैटायन एनायन होता है, साल्ट भी इलेक्ट्रोलाइट ही है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ साल्ट ही इलेक्ट्रोलाइट होता है. एसिड भी इलेक्ट्रोलाइट होता है, बेस भी इलेक्ट्रोलाइट होता है. इलेक्ट्रोलाइट तो वो सब होता है जो आयन में डिसोसिएट होता है. ज्यादातर जो साल्ट है, मैक्सिमम साल्ट है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है और वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है. लेकिन साल्ट सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है एक्सेप्ट कैडमियम डाइब्रोमो. कैडमियम ब्रोमाइड ही कह दीजिए आप, क्योंकि कैडमियम में से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, इसलिए हम डाइब्रोमाइड कहें. कैडमियम डाइब्रोमाइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरस नहीं, मर्क्यूरिक +2 पॉजिटिव, मर्करी 2 पॉजिटिव. मर्क्यूरिक क्लोराइड और कैडमियम डाइब्रोमाइड आर द साल्ट बट दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो ये तो बात हुई कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं. मेन टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, हमारा टॉपिक है एसिड एंड बेस. अब हम आते हैं वहां पे एसिड एंड बेस. बहुत सुना होगा आपने एसिड. एसिड का जो डेफिनेशन, जो एसिड की शुरुआत एक तरह से हम कहें तो जो ग्रीक मीनिंग जो मिलता है इसका, एसिडस. एसिडस का मतलब होता है विच आर श्योर इन टेस्ट. एसिडा. और बेस का मतलब होता है अल्कलाइन. अल्कलाइन मतलब होता है एस्ट ऑफ प्लांट. प्लांट एक्सट्रैक्शन से मैं किया था, तो ये इनके ग्रीक मीनिंग है. एक्चुअल में तो डेफिनेशन हम करेंगे. कैसे एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है कि एसिड आर श्योर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं. लोमड़ी को जितना पता था कि अंगूर खट्टे हैं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि एसिड खट्टे हैं. एसिड आर श्योर इन टेस्ट. मैं पहला जो हमारा जो एसिड का कैरेक्टरिस्टिक है वो बात कर रहा हूं. इसका मतलब ये नहीं हो गया कि एवरी एसिड इज श्योर इन टेस्ट और एवरी श्योर सब्सटेंस इज एसिड. ये तो फिर भी लागू होता है ज्यादातर जगह, बट एवरी एसिड इज नॉट श्योर इन टेस्ट. देन एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड. एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं. और बेस आर बीटर इन टेस्ट. बेस आर बीटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं. और कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू. रेड लिटमस को क्या कर देते हैं? ब्लू. ये क्या कर रहे हैं? ब्लू टू रेड एंड नो इफेक्ट ऑन रेड लिटमस. ये नो इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस. एसिड आर श्योर इन टेस्ट, convert blue litmus to red and no effect on red litmus. रेड लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा. दे आर श्योर इन टेस्ट. बेस दे आर बिटर इन टेस्ट, कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू, बट ब्लू लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. ये जो डेफिनेशन थी एसिड की, वो एक तरह से हम कहें कि बहुत पुरानी शुरुआती डेफिनेशन थी कि एसिड आर श्योर इन टेस्ट.
क्योंकि बहुत सारे एसिड हैं विच आर स्वीट इन टेस्ट आल्सो। सैलिसिक एसिड होता है जिसका स्वीट टेस्ट नहीं होता, अल्फा अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन्स में होते हैं, मीठे होते हैं टेस्ट के, तो जरूरी नहीं है कि दे आर श्योर इन टेस्ट। ये कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे एसिड्स को डिफाइन किया। जो सबसे ज्यादा हम जो यूज करते हैं एरेनियस कॉन्सेप्ट, एरेनियस concept of acid and base nearly 1882 1890 में ये कॉन्सेप्ट आपका दिया गया था। एरेनियस साइंटिस्ट का सरनेम है एरेनियस। एरेनियस ने कॉन्सेप्ट दिया एसिड और बेस का। मीठे खट्टे टेस्ट के हैं, बेस जो है वो बिटर टेस्ट के हैं, और ब्लू लिटमस को रेड और रेड को ब्लू, वो अलग है। उसके अलावा जो केमिकल्स को पर्टिकुलरली डिफाइन किया, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि एरेनियस ने क्या डेफिनेशन दिया एसिड। अकॉर्डिंग टू एरेनियस कॉन्सेप्ट, वाटर एसिड आर द सब्सटेंस that give hydrogen ion in their aqueous solution। यानी कि aqueous का मतलब क्या है? वाटर। aqueous का मतलब है वाटर। वाटर में aqueous solution यानी कि they give hydrogen ion when dissolved in water। इसका मतलब यही हो गया, means give H ion when dissolved in water। जब आप उसको वाटर में डिसोल्व करते हो तो वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, उनको हमने क्या कह दिया? एसिड्स। हाइड्रोजन आयन आपको पता है, हाइड्रोजन 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, और अगर हाइड्रोजन आयन की हम बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव, तो सिर्फ 1 प्रोटॉन। तो चाहे तो आप कह दो हाइड्रोजन आयन इक्वल टू 1, चाहे हाइड्रोजन आयन कह दो चाहे प्रोटॉन कह दो, एक ही बात है। क्योंकि न्यूट्रल एटम हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया तो सिर्फ प्रोटॉन बच गया, तो हाइड्रोजन आयन। जब आपने HCl को वाटर में डिसोल्व किया तो क्या हुआ? इसने हाइड्रोजन आयन दे दिया, हाइड्रोजन आयन फ्री हो गया। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं हाइड्रोजन आयन एक्वस और क्लोराइड आयन एक्वस। कई तरीके हैं ऐसे इसको लिखने का, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन आयन देखो, HCl हमने दिया था और वाटर में डिसॉल्व किया, ये बात हम पहले कर चुके कि H और Cl है। जब वाटर में डिसॉल्व किया तो H और Cl के बीच में अट्रैक्शन कम हो गई। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है, 81 टाइम अट्रैक्शन कम हो गई, और जब 81 टाइम अट्रैक्शन कम हो गई तो आयंस बिकम फ्री। लेकिन फ्री वो एज ए प्रोटॉन वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता, एज ए प्रोटॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो कैसे एग्जिस्ट करेगा? हाइड्रेटेड आयन एग्जिस्ट करेगा। होता तो रियल में तो क्या होता है कि ये एक हाइड्रोजन आयन होता है एंड इट इज सराउंडेड बाय 4 वाटर मॉलिक्यूल्स इन टेट्राहेड्रल वे। एक हाइड्रोजन आयन 4 वाटर मॉलिक्यूल्स से सराउंडेड होता है, 1 2 3 4, और ये चारों आपस में, ये H आयन है और ये इससे, ये टोटल जिसको हम कह रहे हैं H पॉजिटिव एक्वस, और जिस उसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन आयन कंबाइन विद
वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या होता है, कई जगह आपको हाइड्रोनियम आयन भी लिखा मिलेगा। पहली बात तो ये हुई कि ये जो H आयन है, हाइड्रोजन आयन है, ये फ्री एग्जिस्ट नहीं होगा। ये जो हाइड्रोजन आयन है ये फ्री एग्जिस्ट नहीं होगा। आप वाटर के लिए देखो H2O, बॉन्डिंग का चैप्टर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। वाटर में ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है और जब ये पेयर इसको डोनेट कर देता है, हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, हाइड्रोजन आयन के पास कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली ऑर्बिटल है, तो ये इसको नेगेटिव बॉन्ड बना लेता है और बन जाता है H3O पॉजिटिव। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रो मतलब वाटर ने H पॉजिटिव ले लिया तो ये बन गया हाइड्रोनियम आयन। यानी कि ये तो है ही दो लोन पेयर थे, एक कंबाइन हो गया वाटर के साथ। पिरामिडल से अमोनिया जैसा, अमोनिया होता है ना, एक लोन पेयर और 3 हाइड्रोजन, ऐसे यहाँ एक लोन पेयर 3 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोनियम आयन। पहली बात तो हाइड्रोजन आयन फ्री नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे हम H पॉजिटिव आयन यूज कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो H पॉजिटिव फ्री अकेला एग्जिस्ट नहीं होता। अब अगर वो एक वाटर के साथ मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाता है तो वो H3O पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। एक्चुअल में जो वाटर में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। आपने पानी अगर 18 ग्राम पानी में लिया है, 1 मोल वाटर लिया है, तो उसमें एवोगैड्रोस मॉलिक्यूल्स है। अब उसमें थोड़े बहुत आपने H आयन डाल दिए तो हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाता है। 4 वाटर मॉलिक्यूल्स अगर कंबाइन हुए, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स और एक H पॉजिटिव, चलो मैं सारे जो स्पीसीज है उनकी बात करता हूं। जो हाइड्रोजन आयन एग्जिस्ट हुआ था, इफ इट कंबाइन विद वन वाटर मॉलिक्यूल्स देन इट बिकम हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव, ऐसे लिख देते हैं उसको। दूसरा, इफ इट कंबाइन विद 2 वाटर मॉलिक्यूल्स देन हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 5 और O2 पॉजिटिव। और अगर वो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होता है तो हाइड्रोजन बन जाएंगे 7, ऑक्सीजन 3 पॉजिटिव। और अगर वो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होता है तो बन जाएंगे 8, 9 O। वाटर के अंदर जो सबसे ज्यादा स्पीसीज एग्जिस्ट होता है वो ये है। वाटर में जो हाइड्रोजन आयन सबसे ज्यादा जिसमें एग्जिस्ट होता है, मेन जो होता है वो ये है। इसका मतलब एक 1 हाइड्रोजन आयन इज सराउंडेड बाय 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। दिस इज नोन एज हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन का जो साइज है वो बहुत छोटा है, मेरे ख्याल से 10⁻⁻13 सेंटीमीटर रेडियस है हाइड्रोजन आयन, बहुत छोटा साइज है। प्रोटॉन ही हो गया, प्रोटॉन की जो साइज है वो 10⁻⁻15 की रेंज में होती है। और जब ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होता है तो वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। लगभग 256 किलो कैलोरी, जूल नहीं कैलोरी, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप एक बार इसको, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग 1000 के पास आएगा। लगभग 1000 किलो जूल कैलोरी पर मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन इज द हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? हाइड्रेशन एनर्जी, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन a species combined with required number of water molecules. Hydration energy, energy released when a molecules ions combine with the required number of water molecules. हाइड्रोजन आयन की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज है और साइज बहुत छोटा है, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है। 4 वाटर मॉलिक्यूल्स अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं तो अगर हाइड्रोजन आयन को एक्चुअल फॉर्मुलेट किया जाए तो हाइड्रोजन आयन का एक्वस बनेगा H9O4 पॉजिटिव। तो हम हाइड्रोजन आयन यूज करें
सीधा सीधा हाइड्रोजन आयन फ्री यूज कर रहे हैं किसी इक्वेशन में तो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि एक्चुअल में H आयन एग्जिस्ट करता ही नहीं है, फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मेन फॉर्म कौन सी है? H9O4 पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोजन आयन 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ये। लेकिन ऐसे अगर हम किसी इक्वेशन में लिखेंगे तो फिर वो बैलेंसिंग के फैक्टर का चक्कर आएगा, फिर उनको बैलेंस करने में प्रॉब्लम आएगी। तो फिर IUPAC ने क्या रिकमेंडेशन कर दिया कि भाई हम ऐसे लिख दें H पॉजिटिव एक्वस। तो जब आप इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो आपको H पॉजिटिव को बैलेंस करना है, एक्वस को हम बैलेंस नहीं करते। और अगर आप ऐसे लिखोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन की काउंटिंग करोगे और बैलेंसिंग की बात करोगे। और एक्वस में यह भी फिक्स नहीं हुआ कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स, एक वाटर मॉलिक्यूल्स भी कंबाइन हो सकता है, 2 भी कंबाइन हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी और ज्यादा भी। लेकिन इनमें से सबसे जो मेन है वो ये है, 1 हाइड्रोजन आयन इज टेट्राहेड्रली अरेंज्ड बिटवीन द 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, 4 के बीच में होता है। तो व्हाट आर एरेनियस एसिड, ये बात समझ में आना चाहिए, बड़ी कॉमन है कि हम हाइड्रोजन आयन ऐसे लिख रहे हैं और H पॉजिटिव एक्वस लिखने का क्या मतलब है, H3, H5, H7, H9 लिखने का क्या मतलब है। तो नॉर्मली हम लिखेंगे यहाँ पे H आयन एक्वस। कई बार शॉर्ट में अगर हम नहीं भी लिख रहे हैं, सिर्फ H लिख देते हैं, तो वो लिखना तो गलत है, लेकिन वो आपको कंसिडर कर लेना है कि H आयन लिखने का मतलब हुआ, H आयन लिखने का मतलब हुआ H पॉजिटिव एक्वस। तो वाटर एसिड, acid are the substance that give hydrogen ion in their aqueous solution। अगर वो हाइड्रोजन आयन नहीं दे रहे हैं तो वो फिर एसिड नहीं है। अब एक और बात देखें, if we take H2SO4, 1 molecules of H2SO4 give 2 hydrogen ion, H3PO4, 1 mole of H3PO4 give 3 mole of hydrogen ion। तो जरूरी नहीं है कि एक 1 mole give 1, 2, 3। This is known as basicity, basicity of acid। नॉर्मली हम एसिड की स्ट्रेंथ को एसिडिटी कह देते हैं, वो गलत है। एसिडिटी इज नॉट द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। एसिडिटी और बेसिसिटी अलग बात होती है, आएंगे अभी से। दूसरी बात आती है फिर बेस की। बेस, bitter in taste, convert red liquids to blue, but not effect on blue। अल्कलाई, अल्कली बोलते हैं बेस को, अल्कली, अल्कली, अल्कलाइन। एस तो प्लांट, ग्रीक मीनिंग, एसिडस, bitter in sour in taste। Base are the substance, that give hydroxide ion in their aqueous solution। Aqua means hydra, hydra means water। तो aqueous solution वही बात होगी कि they are in aqueous solution। Aqueous solution means in water। इसका मतलब ये हुआ कि when they are dissolved in water they give hydroxide ion, hydroxide ion। Example, NaOH give Na positive aqueous plus OH negative aqueous। Barium hydroxide solid when dissolved in water give barium 2 positive aqueous plus 2 hydroxide। In aqueous they give hydroxide ion। और वही बात है जैसे H आयन प्री एग्जिस्ट नहीं होता, ये H3O पॉजिटिव, H5O2 पॉजिटिव, HCO3 पॉजिटिव, H9O4 पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। ऐसे ही OH आयन भी फ्री एग्जिस्ट नहीं होता।
अगर एक वाटर के साथ कंबाइन हो रहा है तो H3O2 नेगेटिव, दो वाटर के साथ कंबाइन हो रहा है तो H5O3 नेगेटिव, और तीन वाटर के साथ कंबाइन हो रहा है तो H7O4 नेगेटिव। इस तरह से ये अलग अलग वाटर, ये इसको हम ऐसा ना कह के हम कह देते हैं H आयन एक्वस, ऐसा ना कह के हम कह देते हैं OH आयन एक्वस, हाइड्रेटेड आयन एक्वस आयन। तो बेस आर द सब्सटेंस दैट गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। देन व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड क्या देगा? एसिड आपको देगा H पॉजिटिव, बेस क्या देगा? बेस देगा OH नेगेटिव, तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज, दिस इज नोन एज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। 57.1 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है when 1 mole of hydrogen ion is neutralized by 1 mole of हाइड्रोक्साइड आयन। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन कह रहा हूं मैं, 1 मोल ऑफ एसिड नहीं कह रहा हूं, 1 मोल ऑफ OH आयन कह रहा हूं, 1 मोल ऑफ बेस नहीं कह रहा हूं। अगर एसिड या बेस कहना है तो फिर मोल नहीं कहेंगे, फिर कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन या 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन बिटवीन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। H पॉजिटिव कहां से आया? एसिड से। OH नेगेटिव कहां से आया? बेस से। एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया, बेस ने एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन बिटवीन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब पहले से देखिए आप, एक H पॉजिटिव एक OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, और ये जरूरी नहीं है कि एक मोल HCl एक मोल हाइड्रोजन, HCl तो देगा, लेकिन हर कोई एसिड का 1 मोल हाइड्रोजन आयन दे, दिस इज नॉट नेसेसरी। 1 मोल एसिड देगी 1 2 3, उस पे वो डिपेंड करता है कि किसी में कितने आयनाइजेबल हाइड्रोजन है। आयनाइजेबल हाइड्रोजन का मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन H पॉजिटिव रिलीज हो सकते हैं। HCl में एक हाइड्रोजन, और जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन दें, अब आप कहते हो CH4 में 4 हाइड्रोजन है तो 4 दे देगा, H2 में 2 है तो 2 दे देगा। नो, एसिड की डेफिनेशन ये नहीं है कि जिसमें हाइड्रोजन हो आयनाइजेबल हाइड्रोजन हो, दैट गिव हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, उसमें हाइड्रोजन आयन हो, लेकिन वो हाइड्रोजन आयन कब हो? उसके एक्वस सॉल्यूशन में। तो अब देखिए, अगर हम 1 मोल HCl लेंगे तो वो 1 मोल हाइड्रोजन आयन देगा, तो उसको 1 मोल OH आयन चाहिए, तो वो उसकी बेसिसिटी होगी। अगर हम 1 मोल H+O4 ले रहे हैं तो इट गिव 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन, एंड 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन require 2 mole of hydroxide ion for complete neutralization. So its basicity will be 2. 1 mole of phosphoric acid give 3 mole of hydrogen ion. It require 3 mole of hydroxide ion to completely neutralize. So its basicity is 3. तो एसिड की होती है बेसिसिटी। क्यों? क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए होता है बेस। और क्या होती है एसिड की बेसिसिटी? देखिए, बेसिसिटी ऑफ ए एसिड, बेस, क्योंकि बेस चाहिए, बेसिसिटी ऑफ ए एसिड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 1 मोल ऑफ एसिड। 1 मोल एसिड को कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए, वो उस एसिड की बेसिसिटी है। तो दूर इसी बात को, 1 मोल एसिड को कितने हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए, वो डिपेंड करेगा कि वो कितने हाइड्रोजन आयन दे रहा है, और वो कितने हाइड्रोजन आयन देगा वो डिपेंड करेगा कि उसमें कितने आयनाइजेबल हाइड्रोजन है। तो सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगी? बेसिसिटी ऑफ एसिड इज इक्वल टू द
basicity of a acid is equal to the number of replaceable या कहिए ionizable hydrogen ion in 1 mole of acid। एक मोल एसिड में कितने आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, ना कि कितने हाइड्रोजन है। अगर हम बात करें H3PO4 H3PO3 H3PO2, हाइड्रोजन आयन तो तीनों में ही तीन तीन है, बट इट गिव 3 हाइड्रोजन, इट गिव 2 एंड इट गिव 1। वो बात में करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आयनाइजेबल रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कितने हैं वो। तो एक मोल, जैसे इसको बोलेंगे मोनोबेसिक का मतलब हुआ whose basicity is 1। डाइबेसिक यानी कि whose basicity is 2। ट्राइबेसिक whose basicity is 3। मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक, जिनकी तो पहली बात तो ये हुई कि बेसिसिटी क्या होती है। बेसिसिटी होती है एसिड की। बेसिसिटी किसकी होती है? एसिड की। क्या होती है? बेसिसिटी ऑफ एसिड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल या आयनाइजेबल आयन इन 1 मोल ऑफ एसिड। एक मोल एसिड कितने H पॉजिटिव दे रहा है वो उसकी बेसिसिटी है। और बेसिसिटी क्यों कह रहा है बता दिया, क्योंकि H पॉजिटिव एक मोल HCl कितने OH से न्यूट्रलाइज होगा वो उसकी बेसिसिटी है। एक मोल सल्फ्यूरिक एसिड कितने OH, एक मोल फास्फोरिक एसिड कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो ये हो गया। ऐसे ही एसिड क्या करते हैं, नहीं बेस देंगे OH आयन, और जब OH आयन देंगे तो उसको न्यूट्रलाइज करने के क्या चाहिए, एसिड हाइड्रोजन है। तो एक मोल NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक मोल हाइड्रोजन आयन चाहिए, तो इसकी होगी एसिडिटी 1। एक मोल बैरियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल हाइड्रोक्साइड आयन देगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मोल हाइड्रोजन आयन चाहिए, तो इसकी एसिडिटी 2 हो गई। तो एसिडिटी क्या होती है? एसिडिटी ऑफ ए बेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल और ionizable OH ion in 1 mole of base। एक मोल बेस में कितने OH आयन आयनाइजेबल है, कितने OH आयन रिप्लेसेबल है। दिस इज सेड बेसिसिटी, नो एसिडिटी। तो पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि एरेनियस ने क्या बताया, एसिड क्या है। सिंपल सी बात है, एसिड वो है जो हाइड्रोजन आयन दे इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। बेस क्या है, जो हाइड्रोक्साइड आयन दे इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। अब बात आती है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, जितना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो बेसिसिटी ज्यादा होगी। लेकिन ये रॉन्ग अजम्पशन है, गलत है। एसिडिटी का मतलब स्ट्रेंथ से नहीं है, बेसिसिटी का मतलब स्ट्रेंथ से नहीं है। एसिडिटी बेस की होती है, बेसिसिटी एसिड की होती है। और ये भी मानिए इसकी बेसिसिटी 1 है, इसकी 2 है, 3 है। इसका एक मोल 1 H पॉजिटिव दे रहा है, 2 दे रहा है, ये 3 दे रहा है। ये 3 दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और स्ट्रेंथ ऑफ बेस नॉट डिपेंड ऑन देयर एसिडिटी और बेसिसिटी। किसी एसिड की बेसिसिटी अगर ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, ये जरूरी नहीं है। स्ट्रेंथ तो डिपेंड करेगी कितना इजीली दे रहा है, और बेसिसिटी डिपेंड करेगा कितना दे रहा है। फास्फोरिक एसिड की बेसिसिटी तो 3 है, बट इट इज एग्जांपल ऑफ वीक एसिड। 3 दे रहा है लेकिन देता तो नहीं है इजीली, कंप्लीट तो डिसोसिएट नहीं होगा।
अगर एक डिसोसिएट होगा तो देगा तो 3, लेकिन डिसोसिएट तो नहीं हो रहा ना कंप्लीट। इसमें एक डिसोसिएट होता है, एक ही H पॉजिटिव देता है, लेकिन कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है, 100% डिसोसिएट हो जाता है। तो इसकी बेसिसिटी 1 है लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी बेसिसिटी 3 है लेकिन फिर भी वीक है। तो किसी एक मोल एसिड में कितने H पॉजिटिव या किसी एक मोल बेस में कितने OH नेगेटिव बन रहे हैं, इसका उस एसिड या बेस की स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है। तो एसिडिटी एंड बेसिसिटी आर नॉट द स्ट्रेंथ, नॉट द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए एसिड और बेस। तो यू शुड नो व्हाट आर एसिड, व्हाट आर बेस एंड एसिडिटी एंड बेसिसिटी। व्हाट इज मीन बाय एसिडिटी एंड बेसिसिटी, देन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। कोई भी एसिड है या बेस है, उसकी स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करेगा? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, स्ट्रेंथ ऑफ एरिनियस एसिड और बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। पहली बात, एसिड कौन से होते हैं? जो H पॉजिटिव दे। एसिड कौन? जो H पॉजिटिव दे। अरे जो इजीली दे तो स्ट्रॉन्ग। पहली बात में एसिड कौन? जो H पॉजिटिव दे। इजीली दे दिया, 100% डिसोसिएट हो गया, स्ट्रॉन्ग। पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, इजीली नहीं दे रहा है, वीक। बेस कौन? OH आयन दे। इजीली दे रहा है, 100% डिसोसिएट हो गया, स्ट्रॉन्ग। पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, वीक। तो व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड which are completely dissociate to give H है। जो completely dissociate हो रहे हैं, जिनकी अल्फा नियरली 1 है, जिनकी परसेंटेज नियरली 100 है, they are strong acid. Example HCl, H2SO4, HNO3, they are the example of strong acid. Weak acid, which are partially dissociate to give H positive. Alpha is less than 1. Example, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड नींबू में होता है, टार्टरिक एसिड टमाटर में होता है, ऑक्सिलिक एसिड होता है टमाटर में। तो ये फॉर्मिक एसिड है, ये फॉर्मा में होता है, 8 चींटी से काटती है। ये HCN। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड आपका HClO4। HClO4 is the strongest acid and HCN is the weakest acid. तो एसिड कौन? जो हाइड्रोजन आयन दे, 100% डिसोसिएट हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग, पार्शियल डिसोसिएट हो रहे हैं, वीक। ऐसे बेस विच आर कंप्लीटली डिसोसिएट टू गिव OH in their aqueous solution। कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए, जितने भी आपके अल्कली मेटल है, अर्थ मेटल है, इनके हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड को छोड़ के सारे। वीक बेस विच आर पार्शियली डिसोसिएट टू गिव OH, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पार्शियली डिसोसिएट। तो फर्स्ट देखिए, इस टॉपिक में शुरुआत का टॉपिक है, इस नेक्स्ट में इक्विलिब्रियम पार्ट 2 का। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा।
फिर आप आइए एसिड और बेस पे। एसिड और बेस का सबसे पहला जो सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट है वो दिया एरेनियस ने। हम उनको बोलते हैं एरेनियस एसिड और एरेनियस बेस। एरेनियस एसिड वो होंगे जो हाइड्रोजन आयन दें एक्वस सॉल्यूशन में, और बेस वो होंगे जो हाइड्रोक्साइड आयन दें एक्वस सॉल्यूशन में। अब फिर बात आती है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस का मतलब है हाउ इजीली दे गिव H पॉजिटिव, more easily they give hydrogen ion, easily ionizable, 100% dissociate into hydrogen ion, strong, partially weak. Easily they give OH ion, strong base, partially they will give weak base. Then what is mean by acidity and basicity? Acidity base की होती है, basicity acid की होती है, वो मैंने समझा दिया. And there is no link between strength of acid and base or acidity or basicity of base and acid. मोनोएसिडिक, डाईएसिडिक, ट्राईएसिडिक, ऐसे मोनोबेसिक, डाईबेसिक, ट्राईबेसिक, these are acidity or basicity, and they are not linked with strength, but they are linked with ionizable hydrogen ion and hydroxide ion in one mole of acid or base. So this is about first concept of acid and base, that is Arrhenius acid and Arrhenius base. Thank you.